Hello 8th class, welcome back to our channel again. We are continuing with the 4th chapter of chemistry and this is going to be the 5th lecture in a row. Continuation में 5th lecture है ये. हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं अभी तक और अब हम इस लेक्चर में we are going to study about the arrangement of electrons in an atom. मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको 9th और 10th एंड 11th 12th ऑफ कोर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर. उसके पहले अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है. तो अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है तो ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस चीज़ को एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं न्यूक्लियस की चारों ओर, उस चीज़ को हम बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंपल. इस चीज़ को हम लैंग्वेज में अगर लिख दें तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब कि जैसे ये आपको डायग्राम दे रखा है एक पर्टिकुलर एटम का, एटम का डायग्राम नहीं, ऐसे ही रफ एक डायग्राम है. सेंटर में देखिए न्यूक्लियस है, ये जो ब्लैक डॉट है ये न्यूक्लियस हो गया और उसके बाहर पे आपको शेल दिखा रखे हैं. 4 शेल रिप्रेजेंट किए इन्होंने. K is the first shell, then L is the second, M is the third one and N is the fourth one. K, L, M, N, O, P and so on. ऐसे 4 शेल्स अरेंज होती हैं. अभी जो शेल्स हैं, इन हर शेल्स का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है. हर शेल इज़ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एनर्जी. और इलेक्ट्रॉन्स जब एटम अपनी नॉर्मल स्टेट में है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स को क्रॉस ओवर नहीं करते हैं. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मल स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड नहीं है, मतलब उसको हीट हमने नहीं दी हुई है या हम उसको किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहते हैं, उसी में रिवॉल्व करते हैं. और वहाँ पे जो क्योंकि एक ऑर्बिट जो है दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं ना हम इन ऑर्बिट्स को, तो हर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इट डजंट लूज एनर्जी, नाइदर डज इट गेन एनर्जी. ना वो एनर्जी को लूज करता है ना वो एनर्जी को गेन करता है, एज लॉन्ग एज इट इज इन द सेम ऑर्बिट. अगर वो ऑर्बिट से मूव आउट करता है तब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है या गिव एंड टेक होता है या लॉस या गेन होता है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, विच वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर. ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है. अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है, आपके जो डेफिनेशन उसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. इसका मतलब जो सबसे पहला ऑर्बिटल है, ये जो हमारा K ऑर्बिटल है जो कि हमारा फर्स्ट शेल है, ये सबसे पहला ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होगा. इट हैज़ गॉट द लोएस्ट एनर्जी लेवल. नेक्स्ट पे जाइए, सेकेंड वाला जो है L शेल है, उसमें एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो गई. थर्ड में जाइए M, उसमें और ज़्यादा इंक्रीज हो गई. N4, उसमें और ज़्यादा इंक्रीज हो गई. इसका मतलब लोएस्ट एनर्जी किस में है? K में. जो शेल न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है उसके अंदर लोएस्ट एनर्जी होती है और जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है उसके अंदर हाईएस्ट एनर्जी होती है. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा. इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ये बच्चे भूल जाते हैं. ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है. द ऑर्बिट दैट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्बिट. ये जो है हमारा K1 जो है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट. द नेक्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्बिट. K शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल टू 1, L शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. मतलब जो हमारा K था, ये जो ऑर्बिट था फर्स्ट, इसको हम n इज इक्वल टू 1, n वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल्स, है ना. सेकेंड इज n इज इक्वल टू 2, ये जो है n इज इक्वल टू 4 हो गया एंड सो ऑन. अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखें क्या दे रखा है. द बोर-बरी स्कीम gives the maximum number of electrons that can be accumulated in the shell of an atom.
बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम बोलते हैं 2n²। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 2n², जहाँ पे कि n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स। कौन सी शेल की बात करें वो नंबर वहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ कि इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि किस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, उतने ही आ सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ हम अगर थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल में फॉर्मूला अगर पुट करें तो देखिए 2n² है, 2 × n की जगह हमने रख लिया, थर्ड शेल है तो 3 लिख लिया, 3² तो कितना हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो ये हो गया 18। इसका मतलब जो हमारी थर्ड शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन 18 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 18 ही आएंगे, 18 से कम भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, थर्ड शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक ही बचा, तो थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, लेकिन सोडियम में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है थर्ड शेल के लिए तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते थर्ड शेल में। तो ये जो फॉर्मूला है 2n² ये देता है हमें कि एक पर्टिकुलर शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द शेल नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, n शेल नंबर है। यहाँ पे वही दे रखा है कि देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये हो गया, सेकेंड एनर्जी लेवल जो है वो ये हो गया, थर्ड एनर्जी लेवल हो गया ये वाला जो ऑर्बिटल है, और फोर्थ एनर्जी लेवल हो गया आपका ये आउटरमोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ वाले में 32 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड वाले में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम, और सेकेंड वाले में 8 है। ठीक है, ये जो हम इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। ये देखो इन्होंने यहाँ करके दिखाया है, फर्स्ट शेल में 2n² फॉर्मूला है ना आपका, n की जगह इन्होंने क्या किया, n की जगह नंबर 1 रख लिया, 2 आ गया। अब दोबारा से देखो 2n², यहाँ पे n की जगह 2 रख लिया, तो 2 × 2² क्या हो गया 4, तो 2 × 4 इज 8। थर्ड वाले में अगेन n की जगह 3 रख लिया, 18 आ गया। फोर्थ वाले में n की जगह इन्होंने 4 रख लिया, तो क्या आ गया 32 आ गया। तो ये फॉर्मूला पुट करके यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हों, ये मैक्सिमम है मैक्सिमम है कि इस पर्टिकुलर शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे कम ज़रूर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons even when it has the capacity to accommodate more electrons. This is known as octet rule. ये रूल क्या कहता है कि कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना भी ज़्यादा हो, उसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसकी जो आउटरमोस्ट शेल होगी, जहाँ पे उसका साइज, जहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है, जो उसकी आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते किसी भी हाल में। हालांकि इन रूल्स के भी कुछ डाइवर्सिफिकेशंस होती हैं, कुछ इनके एक्सेप्शंस होते हैं, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे 11th एंड 12th में। अभी आपको यही पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं, 8th क्लास के लिए यही रूल है। ठीक है, 8th क्लास में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन व्हेन इट हैज़ द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पर्टिकुलर एटम है जिसमें सपोज 3 शेल हैं, ठीक है, और उसमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 18, लेकिन थर्ड शेल में 18 आ रहे हैं। अब लेकिन थर्ड शेल जो है वो आउटरमोस्ट शेल हो गई, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक और शेल होगी उस एटम के अंदर, उसमें मूव कर जाएंगे। तो ये बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ये हम हायर क्लास में पढ़ते हैं। इसको जो कह रहे हैं बस यही याद कर लीजिए कि अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते किसी भी हाल में, बस ये याद करना है आपको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है कि द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स।
बस आपको ये याद रखना है, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो, ठीक है। अब ये ऑक्टेट रूल हो गया। अब हम डुप्लेट रूल की बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि अगर किसी एटम में एक ही शेल है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, उनका एटॉमिक नंबर क्या है 1 और 2, फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करते हैं दोनों। तो व्हेन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज द फर्स्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल पहली ही शेल है उनकी, उनके पास एक ही शेल होती है, के शेल है, they cannot accommodate more than 2 electrons. This is known as डुप्लेट रूल या ड्यूएट रूल। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे एटम हैं जिनके पास सिर्फ एक ही शेल है, के शेल होती है, नेक्स्ट शेल नहीं है उनके पास, तो ये कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भाई 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। उनके पास होता ही, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दे कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज नोन एज ड्यूएट रूल या डुप्लेट रूल। नेक्स्ट, electrons do not enter in a new shell unless their inner shells are completely filled. इलेक्ट्रॉन्स शेल्स को फिल करते हुए आ रहे हैं, तो वो एक नई शेल में तब तक एंटर नहीं करते जब तक कि पुरानी वाली भर ना जाए। अब देखो ये वाला रूल जो है वो आपके 18 इलेक्ट्रॉन वाले रूल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, लेकिन हम इनके डिटेल्स में ऐसे जैसे मैंने कहा कि अभी नहीं जा रहे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप जो दे रखा है उसी को याद करिए कि इलेक्ट्रॉन्स नई शेल में तभी एंटर करते हैं जब उनकी प्रीवियस शेल फिलअप हो जाए कम्प्लीटली। अब ये बोर-बरी स्कीम को एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सबसे पहला इन्होंने एग्जाम्पल लिया है हीलियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या है 2। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 2। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब क्या हो गया कि इसके पास क्या है 2 प्रोटॉन्स हैं, और 2 प्रोटॉन्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि भाई हीलियम जो है वो न्यूट्रल एटम है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास एटॉमिक नंबर है 2, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, इलेक्ट्रॉन्स 2, एंड मास नंबर है 4। मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मास नंबर 4 है, मास नंबर है इसका 4, ठीक है, और एटॉमिक नंबर है इसका 2। तो इसका मतलब अगर हम इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स निकालें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमें पता है 2 हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4 - 2 = 2, ठीक है। तो 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम के पास। तो इट मीन्स एटॉमिक नंबर इज 2, इट मीन्स हीलियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट शेल। ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहली वाली शेल में रहेंगे, के शेल में। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम इज 2। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे लिखते हैं He2 4 एरो लगा के 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी इसकी, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करें कार्बन की। कार्बन जो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मास नंबर 12 है, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, कार्बन C612। इसमें क्या है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। तो अब 2 हमने ले लिए फर्स्ट शेल में, बचे कितने 4, तो इसकी सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे लिखेंगे 2 4, ठीक है। देख लेते हैं क्या लिखा है थ्योरी में। एटॉमिक नंबर इज 6, इट मीन्स दैट कार्बन एटम कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउट ऑफ दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 आर प्रेजेंट इन के शेल एंड 4 आर प्रेजेंट इन दी एल शेल। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 4, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखी है, हीलियम की दे रखी है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंपली हो गया, आप यहाँ पे लिखते भी जाइए आप चाहें तो, He तो हो गया 2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो ये हो गई 2 2। इसके बाद कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो ये हो गया 2 4। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो ये हो गया 2 6, ठीक है। ऐसे आप इनके एटॉमिक नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब ये बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आगे भी डिटेल में दे रखी है, वो मैं सोच रही हूँ कि इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करूँ, नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी, एंड उसके बाद एक्सरसाइज, मतलब इस लेक्चर के बाद मैं 2 लेक्चर और लूँगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। एंड बाय द टाइम यू डिसाइड एंड टेल मी विच नेक्स्ट लेक्चर शुड वी टेक ऑन बायोलॉजी और केमिस्ट्री। चलिए अभी हम ये अपना कंटिन्यू करते हैं। नाउ वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल
एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब वैलेंस शेल क्या है, किस शेल को वैलेंस शेल बोलेंगे, जो किसी भी एटम की जो सबसे बाहर वाली जो सबसे आउटरमोस्ट शेल है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस शेल। तो यहाँ पे हीलियम की वैलेंस शेल तो इसकी पहली वाली है, के शेल ही वैलेंस शेल हो गई। बेरिलियम की जो हो गई सेकेंड हो गई, एल शेल। कार्बन की भी सेकेंड है, ऑक्सीजन की भी सेकेंड है। अगर हम नाइट्रोजन लें, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का अच्छा नाइट्रोजन क्यों लें, नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन नहीं 7 होता है नाइट्रोजन का। तो हम लेते हैं एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का लेते हैं, फॉस्फोरस होता है 15, तो इसका क्या हो जाएगा 285। तो अब इसकी जो वैलेंस शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंस शेल जो हो गई वो हो गई KLM, एम शेल वैलेंस शेल हो गई, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते हैं अगर हम एटॉमिक नंबर पता हो तो। ओके अब यहाँ पे इन्होंने सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल लिया है 281। द आउटरमोस्ट शेल M इज द वैलेंस शेल ऑफ द सोडियम एटम, इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का क्या हो जाता है Na11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगी 281, ठीक है। थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ये भी थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। एक एटम के अंदर जितनी शेल्स प्रेजेंट होती हैं वही उसका नंबर ऑफ पीरियड होता है। मतलब देखो इसके अंदर एक ही शेल है तो ये फर्स्ट पीरियड को बिलोंग कर रहा है। इन सब के अंदर 1 2 3, ये जो तीनों हैं इनके अंदर 2 शेल्स हैं ना, तो ये सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके अंदर और इसके अंदर 3 शेल्स हैं तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे हायर क्लासेस में हेल्प करेगा कि जितने शेल्स होती हैं वही उनका नंबर ऑफ पीरियड होता है, इट इज़ सेम। ओके तो वैलेंस शेल आपको समझ में आ गई कि किसी भी एटम की जो सबसे बाहर वाली जो आउटरमोस्ट शेल है उसी को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी को समझने में हेल्प करते हैं। वैलेंसी से एक और चीज़ एसोसिएटेड है, जो हम वैलेंसी नहीं आएगी हमें तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग नहीं आएगी हमें तो हम केमिकल रिएक्शंस नहीं समझ पाएंगे, केमिकल कंपाउंड्स को नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी। ये सारी चीज़ें मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, The electrons present in the outermost shell or the valence shell of an atom are called valence electrons. For example, मैग्नीशियम की बात करें, अब मैग्नीशियम का हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 282। तो अब इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2। सो there are 12 protons, 12 electrons and 12 neutrons in a magnesium atom, in an atom of magnesium। Mg12 है, atomic number 12 है, इसका मास नंबर होता है 24, ठीक है। एटॉमिक नंबर है 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे क्योंकि एटम की बात करें न्यूट्रल है, जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर सेम होगा, एटम न्यूट्रल है। और 24 इसका मास नंबर है तो 24 माइनस 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, दैट इज ऑल्सो 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी KLM शेल में 282, ये जो हमने यहाँ पे ली है सेम चीज़। M इज़ द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम एटम, इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो मैग्नीशियम एटम है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, ये मैग्नीशियम का इन्होंने स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, इसका ये इन्होंने न्यूक्लियस दिखाया है, इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसकी जो शेल्स हैं वो डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट हैं। ये K शेल है जिसके अंदर 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद L शेल हो गई, L शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये देखिए ये बाहर वाली M शेल हो गई, इसके अंदर 1 और 2 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ये दोनों, ये इसकी इन्होंने ऑर्बिटल डायग्राम से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी। ये डायग्राम्स भी आपको बनाने आने चाहिए, अभी आगे ये भी दे रखे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरीज फ्रॉम 1 to 8 इन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था, सेकेंड नंबर जो रूल था हमारा, उसमें क्या था कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं किसी भी हालत में। वैलेंस शेल जो है, मतलब जो आउटरमोस्ट शेल है, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, रेंज क्या है, 1 to 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 to 8 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है वो इस पर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही समझाऊंगी, अभी मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ। नेक्स्ट, valence electrons participate in chemical reactions whereas the electrons present in inner shells do not usually get involved in the chemical reactions। जो हमारे outermost electrons हैं, जो valence electrons हैं, यही chemical reactions के लिए responsible होते हैं, यही participate करते हैं chemical reactions में, और जो सारे color change है, precipitation है, gas evolution, वो सब इनकी वजह से होता है। मतलब chemical reactions में valence electrons का बहुत बहुत बड़ा contribution है। इनफैक्ट उनके बिना chemical reactions हो ही नहीं सकता, अगर वो participate नहीं करें तो chemical reactions नहीं होंगे। Now, how molecules of elements and compounds are formed। अभी कैसे कंबाइन करते हैं, ये थोड़ी सी थ्योरी में पढ़ रही हूँ, इसका डिटेल मैंने जैसे बोला नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन का। मतलब कि एक H एटम प्लस एक H एटम इन्होंने कंबाइन किया तो एक मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन का। ठीक है, अब 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन। ठीक है, कार्बन ले रखा है इन्होंने, कार्बन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो 1 होता है। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में कहते हैं ना कि x + 2y, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियसली इट इज़ 1 है ना, इट इज़ अंडरस्टूड। ऐसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री में होता है। 2 atoms of oxygen and 1 atom of carbon combine to form 1 molecule of CO2, that is a molecule of a compound। Similarly हम यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2O, तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के प्लस 1 एटम ऑक्सीजन का, दे कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दैट इज वाटर। अब एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, they combine to form molecules to attain chemical stability, they combine with one another according to their combining capacity or valency। कंबाइन क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। किस बेसिस पे कंबाइन करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम वैलेंसी कहते हैं, जिसको हम समझेंगे आगे। सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट है मतलब उन्हें कुछ नहीं चाहिए दूसरे से, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अलूफ रहते हैं, वो अलग रहते हैं, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। ऐसे जो हैं हमारे एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, वो हमारी पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप में इंक्लूडेड है, ग्रुप 18, जिसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या नोबल गैसेस बोलते हैं। सो दे आर नोन एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ये 6 गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, दीज आर दी noble gases। All inert gases except helium have 8 electrons in the outermost shell of their atoms। हीलियम के पास 2 होते हैं, फर्स्ट पीरियड का मेंबर है, फर्स्ट है ना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, K शेल होती है। Only helium has 2 electrons in its outermost shell। The atoms that have 8 electrons in the outermost shell are very stable, hence they are chemically unreactive। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम फर्स्ट वाली है, 6 नोबल गैसेस हैं, हीलियम इज़ द फर्स्ट वन विच हैज़ गॉट ओनली 1 ऑर्बिटल, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, कम्प्लीटली फिल्ड है फर्स्ट ऑर्बिटल। बाकी सब जो है उनका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। दैट इज़ वाई दे डोंट नीड टू exchange anything, they are very stable, they are content, they are self sufficient, so they don't need to react, so they are chemically inert। बहुत rare conditions में react करती हैं, and this is called the inert gas electronic configuration और stable electronic configuration। क्या, जहाँ पे कि आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। क्या होती है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वेयर दी outermost
शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर हम आउटरमोस्ट शेल की जगह एक और वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, आउटरमोस्ट शेल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वैलेंस शेल, वेयर द वैलेंस शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, the atoms that do not have stable inert gas configuration, they lose, gain or share electrons to become stable. यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, गेन करते हैं या शेयर करते हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, और इसकी वजह से फिर वो बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में जाते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, उसमें आपकी 1 to 20 फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी समझाऊंगी, वैलेंसी भी समझाऊंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये चैप्टर आप ढंग से कर लीजिए, सारे लेक्चर्स को ढंग से देखिए, क्योंकि 9th क्लास में भी एज इट इज़ कैरी होगा। 9th क्लास में इसमें थोड़े से और डिटेल्स ऐड ऑन हो जाएंगे, तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो 9th में बहुत आसानी रहेगी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ बच्चों, मानो ना मानो आपके ऊपर है, मानोगे तो यू विल बी बेनिफिटेड डेफिनेटली, कि जो 8th की जो साइंस है, जो केमिस्ट्री है, इसको बहुत ध्यान से करिए। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू इन योर 9th and 10th क्लास। बोर्ड्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो 9th-10th में आपको कोर्स ना बर्डन फील नहीं होगा, बर्डनसम फील नहीं होगा, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली एंड वेरी क्विक। सो टेक केयर। कंटेंट अच्छा लगे तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडीज़ को एंजॉय करिए, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टडी वेल, लिव वेल, टेक केयर।